दोस्तों, आप सभी का मेरा नमस्कार। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 का एनसीईआरटी का पूरा क्रिस्प नोट, पूरा निचोड़ हम एक एक वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे। और ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 का कि मधुमक्खियों के फूलों से मकरंद, एक मीठे रस, जो मकरंद होता है ना वो मीठे रस बोलते हैं, उसको एकत्रित करती है। ठीक है ना। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। ये मतलब बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का एक भी मतलब बाहर का क्वेश्चन मैंने अपने आप ऐड नहीं किया, हूबहू एनसीईआरटी का ही चीज़ है। बस हमको इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें इतना ही, जो हमने मेन पॉइंट था ना वही मेन पॉइंट इसमें डाला मैंने, विदाउट जो फालतू चीज़ें को, मतलब कि जो इसका कोई काम नहीं एग्जाम में, उसको मैंने नहीं डाला, बस वन लाइनर के फॉर्म में डाला है। चैप्टर नंबर 2 है इसमें। चैप्टर नंबर 2 है कि भोजन के घटक। आंध्र प्रदेश में जो कुंदरू है ना, कुंदरू की सब्जी मिलती है। किसकी सब्जी मिलती है? कुंदरू की। भोजन में मुख्य पोषक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड अथवा शर्करा के रूप में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भोजन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड परीक्षण कैसे किया जाता है? जब खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में तनु विलयन मिलाने पर यदि रंग आपका नीला या काला हो जाए, कैसा हो जाए? नीला या काला, तो समझ जाएंगे कि ये मंड है। प्रोटीन को कैसे जानेंगे? यदि खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा मिलाने पर बैंगनी रंग का आता है, तो बैंगनी रंग का समझ जाएंगे कि मेरा प्रोटीन का परीक्षण हो रहा है। प्रोटीन का हो जाना मतलब बैंगनी रंग का हो जाना मतलब प्रोटीन। वसा परीक्षण में क्या होता है कि इसमें खाद्य पदार्थ को कागज़ में लपेट कर, यदि कागज़ के तिल पर कागज़ का धब्बा दिखाई देता है तो आपको वसा परीक्षण होता है। ये तो सबसे आसान होता है, सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे मतलब शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है? शरीर वर्धक भोजन कहलाता है ये, मतलब बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। इसमें शारीरिक वृद्धि होती है। विटामिन से हमारे शरीर के रोगों की रक्षा होती है। अब इसमें विटामिन ए क्या होता है? जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे एनसीईआरटी का हूँ मैंने क्वेश्चन को नोट किया है वन लाइनर के फॉर्म में। विटामिन ए जो होता है वो त्वचा और आँखों के लिए, स्वास्थ्य के लिए होता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। उचित स्वास्थ्य विकास के लिए खनिज लवण तथा अगनी लवण आवश्यक होता है। आहारी रेशा और रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। आहारी रेशे किस नाम से जाने जाते हैं? तो रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके स्रोत कौन कौन से रुक्षांश के, मतलब आपके हैं दाल है, आलू है, साबुत खाद्यान्न है, ताजे हैं फल सब्जियां हैं। रुक्षांश जो होते हैं बिना पचे भोजन के बाहर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये चैप्टर नंबर 3 आ गया। इसमें जो होता है तंतु से वस्त्र तक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, जंतुओं का निर्माण संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, ये सारे होते हैं। कपास पादप के जो फल होते हैं वो कपास गोलक होता है। चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या रहा है कि वस्तुओं के समूह बनाना। जो इसमें कोई इंपॉर्टेंट था ही नहीं, बस एक पॉइंट है कि पारिभाषिक मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। अब आता है चैप्टर नंबर हमारा 5, पदार्थों का पृथक्करण। इसमें पॉइंट क्या कह रहा है कि डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम थ्रेसिंग कहते हैं। निष्पावन विधि क्या होती है? इसका उपयोग पवनों वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी अथवा हल्की अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। निष्पावन मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने को हम अवसादन कहते हैं, तथा अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाना जो है अवसादन कहलाएगा, नीचे बैठ जाना। अब बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की जो क्रिया होती है वो निस्तारण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है, अतः यह जो जब अधिक नमक नहीं घुलेगा तो यह जो सब विलयन होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है ना। और जो पूर्णतः घुल जाता है वो असंतृप्त हो जाता है। यह संतृप्त विलयन है जब जल नमक में पूर्णतः नहीं घुल पाता है तब। ठीक है ना। जब जल में बताइए नमक जब ज़्यादा डाल देंगे तो कहाँ घुल पाएगा? जब नहीं घुल पाएगा तो वो विलयन किस टाइप का विलयन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे। हमारे 4 वर्ग परिवर्तन, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें है चैप्टर नंबर 7 में पौधों को जानिए। हरे
एक्चुअली ये क्लास 6 है, क्लास 6 में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे ही नहीं आपको, बट हाँ हमको सारे एक चीज़ कवर करवाने थे। करा कि हरेंग कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं, सामान्यतः जो छोटे होते हैं। तने के आधार पर समीप से निकलती है, तना कठोर होता है परंतु अत्यधिक मोटा होता है, जिसको हम झाड़ी बोलते हैं। झाड़ी की पता क्या होता है, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन काफ़ी कठोर होता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है ना, वो आपको एग्जाम में फंसा सकता है। जिस भाग से जुड़ा रहता है वह पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के जो चपटे हरे भाग को हम क्या कहते हैं, तो फलक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि पत्तियों पर क्या है, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है, मंड का। जो पुंकेसर होता है वो मेल का पार्ट होता है, जिसको हम परागकोश या तंतु होता है। स्त्रीकेसर फीमेल का पार्ट होता है। फीमेल के पार्ट में कौन कौन से आते हैं, तो वर्तिकाग, अंडाशय। ये 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। पूछता है कि ये फीमेल का पार्ट है कि मेल का पार्ट है, तो फीमेल का पार्ट है वर्तिकाग्र और अंडाशय। जड़ 2 प्रकार की होती है, एक मसूला जड़ होता है, एक रेशेदार जड़ होता है। ठीक है ना, इतना ही जानिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8। जितना दिया मैंने उतना ही, ये नहीं कि अलग से मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया इसमें, आपको जो जैसे लिखा वैसे ही मैंने किया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शरीर में गति। जैसे जो भी मैंने डार्क सर्कल किया ना रेड ये येलो वाले से, वो समझिए कि इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से पढ़ना है। गर्दन तक सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है ना, धुराग्र संधि कहलाती है। कोहनी में हिंज संधि होती है। क्या होती है, कोहनी में हिंज संधि होती है। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि, मतलब मुलायम जिसको बोलते हैं, मुलायम हड्डी उपास्थि बोलते हैं। तो उपास्थि किस में पाई जाती है, तो कान के ऊपरी भाग में। और सबसे मुलायम हड्डी आपको पता ही है कान में पाई जाती है। केंचुआ चलने के दौरान अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है। पूछता है कि अग्र भाग को कि पश्च भाग को, तो पीछे वाले भाग को भूमि में जकड़ा रहता है और अग्र भाग को आगे की तरफ फैलाता है। केंचुए के शरीर में जो छोटी छोटी सूख होती है ना, बाल जैसी, जिसको हम सूख बोलते हैं। जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं बाल जैसी, उसको हम क्या बोलते हैं, तो सूख बोलते हैं। ठीक है। तिलचट्टा में ध्यान दीजिएगा, तिलचट्टा में 3 पैर होते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। तिलचट्टा में कितने पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होती हैं। अतः कितनी जोड़ी पंख होती हैं, 2 जोड़ी पंख होती है। 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख। घोगा होता है, पेशीपात की सहायता से क्या करता है, वो चलता है। चैप्टर नंबर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। आइए 9 पे आते हैं। सजीव और उसका परिवेश। मरुस्थली पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थली पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तनों में होता है। डाल्फिन तथा व्हेल के सिर पर स्थित नासाद्वार यानी उसके जो सिर पर होता है नासाद्वार कहलाता है, अथवा वातच्छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। डाल्फिन जो होती है वो नासाद्वारा सांस लेती है, और जो व्हेल होता है वो वातच्छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैवीय घटक हैं। ये क्या है, अजैवीय घटक है। चैप्टर नंबर 10 पे आएंगे। गति एवं दूरियों का मापन। कोहनी से अंगुल की छोर तक की लंबाई जो होती है, जिसे हम हाथ कहते हैं, इसका प्रयोग प्राचीन मिस्र में होता था। ठीक है ना, मिस्र में होता था। जो रोमवासी है ना, मापन विधि है एक तरीके से। जो रोमवासी है ना, अपने पग अथवा कदम्बों का लंबाई में नापते थे, जिसको हम फुट का प्रयोग करते हैं। 1790 में मीटरी पद्धति आई थी, और किसके द्वारा आई थी, तो फ्रांसीसियो के द्वारा आई थी। कब आई थी, 1790 में। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का, पता है ये जो वक्र रेखा है ना, उसमें आप किसी स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए पूछता एग्जाम में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम धागे को वहाँ से वहाँ तक नाप लेंगे, और नाप कर तो फिर बताएंगे इसकी लंबाई कितनी है। वर्तुल जो गति होती है ना, किसी वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। वर्तुल गति वो होती है, जैसे छत से पंखे की दूरी क्या होती है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ से डिस्टेंस क्या होता है, चारों तरफ रेडियस सेम होता है, तो वही होती है वर्तुलाकार गति, जिसकी नियत बिंदु से दूरी क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। चैप्टर नंबर 11 है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इसमें क्या है, बस कुछ पॉइंट है नहीं इसमें ज़्यादा। दर्पण प्रकाश की किरणपुंज परावर्तन करता है। चैप्टर नंबर 12 है कि वायु विद्युत रोधक होता है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। यदि ये नहीं बनाए जाएंगे तो आपकी कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए सुचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 है आपके सामने कि मैग्नस नाम का जो गडरिया था ना, वो चुंबक की खोज की थी। मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था।
निकिल कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये क्या होता है? निकिल और कोबाल्ट क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ होते हैं। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की तरफ होता है। मैग्नेटाइट एक प्रकार का चुंबक है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट एक प्रकार का चुंबक है। चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं हम। जो जल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो लिखे हैं हमने। जल धीरे धीरे भूमि में रिसता है, जिसको हम जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध रहता है। पूछता है कि जल का अधिकांश भाग हमें किस रूप के रूप में उपलब्ध होता है, उसको बोलते हैं भौम जल के रूप में। हमारे चारों ओर वायु है, चैप्टर नंबर 15 का। नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। नाइट्रोजन कितने वायु का? 4/5वां भाग घेरता है। धूल के कणों का श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वो श्लेष्मा उपस्थित, उसको बोलते हैं श्लेष्मा। छोटे छोटे बाल का श्लेष्मा उपस्थित होता है, जो हमारे किसी भी धूल कण को जाने से अंदर रोकता है। चैप्टर नंबर 16 और ये लास्ट चैप्टर है इस मतलब क्लास 6 का, कि जो नीले रंग का कूड़ेदान होता है, ध्यान दीजिएगा, छोटा है टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीले रंग का जो कूड़ेदान होता है ना, वो पुनः उपयोग की जाने वाली जो भी पदार्थ होंगे उसमें डाले जाएंगे। मतलब इनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये धातुएं हो गई, इस प्रकार की चीज़ें। हरे में क्या होगा? जैसे रसोई और पादप में जो चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आपकी हरे कूड़ेदान में रखे जाते हैं। लाल जो केंचुआ होता है ना, गिजर्ड की सहायता से भोजन को पीसने में मदद करता है। जो लाल केंचुआ होता है ना, वो किसकी सहायता से भोजन को पीसने में मदद करता है? तो वो मदद करता है आपका गिजर्ड की सहायता से। किसकी सहायता से? गिजर्ड की सहायता से। अब हम चैप्टर नंबर क्लास सेवन्थ की बात करेंगे। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण एक दूसरे के साथ बांटते रहते हैं, जिसको हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। मतलब आपस में चीज़ों को बांट लेना, वो सहजीवी संबंध होता है। विषमपोषी पोषण हो तो क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 है प्राणियों में पोषण। स्टार जो फिश होती है इसको तारा मछली बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर त्वचा वाले जंतुओं का आहार करती है। किसकी? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने वाले जो भी इस टाइप के कवच वाले जंतु होंगे ना, उनका आहार करती है। सोचिए, पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल में बदल देता है, ठीक है ना। लाला, जिसको हम लार बोलते हैं, लार रस चावल के मंड में शर्करा में बदल देता है। चावल के मंड को किसमें बदलता है? शर्करा में। अमाशय चपटा होता है, यू आकार की आकृति होती है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय, ठीक है ना। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर अत्यधिक कुंडलित नली होती। कितनी लंबाई पूछ देता है? 7.5 होता है इसका। यकृत का मतलब लीवर, किस रंग का होता है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है और यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ है। दूसरा सबसे बड़ा होता है क्या? अमाशय, जो पित्तरस से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट, कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, और यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आइए क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब होता है कि छोटी आंत और बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। तो क्षुद्रांत आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दुर्गरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। बृहदांत लगभग 1.5, देखो होती तो ये बृहदांत इसका है, लेकिन लंबाई क्षुद्रांत की ज़्यादा होती है और काम भी क्षुद्रांत का ही सबसे ज़्यादा है, मतलब छोटी आंत का ही, क्योंकि भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। सब चीज़ का पाचन छोटी आंत में होता है। बृहदांत तो बस चीज़ों को निकालने का काम करता है। 1.5 मीटर लंबी होती है। अपशिष्ट पदार्थ इसमें भरे होते हैं। पशु पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है। जब वो जुगाली करते हैं ना, तो वो भाग जो होता है रूमेन के द्वारा पचता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घास में जो होती है ना, घास में सेलुलोज की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत और बड़ी आंत के बीच एक अंधनाल थैलानुमा पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय होता है। जो पादाप, ये आया था TRE 2.0 में क्वेश्चन आया था, जो पादाप का उपयोग गति या तो भोजन पकड़ने में करता है। भोजन का पाचन खाद्य दानी में होता है। पूछता है कि आपका जो अमीबा होता है ना, उसका भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य दानी में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अब ये क्या कह रहा है कि रेसे
जांत व रेशे जानवरों से प्राप्त होते हैं, ऊन तथा रेशम, ठीक है ना। कह रहा है कि तंतु रूपी मुलायम बालों वाले विशेष, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ी राइटिंग डिस्टर्ब होगी क्योंकि हम इसको जल्दबाजी में हम बनाए हैं और जल्दी जल्दी करके हम इसको खुद के नोट्स तैयार किए थे। अब सोचे कि नोट्स तैयार कर लें तो इसको यूट्यूब अपलोड करना चाहिए और लोगों के लिए भी इसमें काम आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है कि नोट्स तैयार करें। हमने तैयार किया था, बहुत जल्दी में तैयार किया था, उसी चीज़ को मैंने PDF बना करके आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब कह रहा है कि विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तंतु रूपी मुलायम बाल वाले विशेष गुणयुक्त भेड़ जो होती है ना, उनको उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, याक की जो यून होती है ना, वो तिब्बत और लद्दाख में मिलती है, सबसे ज़्यादा याक वहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो ठंडा इलाका है। दक्षिण में पाए जाने वाले, दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका लिखा है, पाए जाने वाले कह रहा है कि लामा और अल्पेका में से भी ऊन प्राप्त होता है। बालों की धुलाई का प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। जो इन लोगों की बालों की धुलाई होती है ना, अभिमार्जन कहलाती है। रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता है। रेशम के जो प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिए कौन कौन से होते हैं। रेशम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक टसर रेशम होता है, एक मूगा रेशम होता है, एक कोसा रेशम होता है। और कोकीन से रेशम निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, रेशम की रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रेशे निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो रेशम की रीलिंग कहलाएगी। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम किसके बने होते हैं? तो फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उष्मा। डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है डॉक्टरी थर्मामीटर की? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर प्रयोग किया था उसका जो प्रेशर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक, सोचिए। और ये इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऊर्ध्वाधर लटकाया जाता है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। डॉक्टरी थर्मामीटर एक विभंग होता है जो पारे के तल को अपनी आप नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है ना। उष्मा सदैव गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। उष्मा किधर से किधर प्रवाहित होती है? हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है। चैप्टर नंबर 5 है अम्ल, क्षार तथा लवण। ये क्लास 7th की NCERT है। ये किसकी NCERT है? ये क्लास 7th की NCERT है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने का पानी बोलते हैं, इसे CaOH का होल टॉइस बोलते हैं। अभी आगे भी पढ़ाएंगे इसमें। CaOH का होल टॉइस, ये चूने का पानी होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो खिड़की के कांच जो होते हैं ना, सफाई काम करने में आते हैं, हम मार्जक के काम आते हैं ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसको मिल का मैग्नीशिया नाम देते हैं, दूधिया जिसको बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पाया जाता है? साबुन में पाया जाता है। प्राकृतिक जो सूचक होते हैं, लिटमस को लाइकेन से निष्कर्षित या अम्लीय विलयन के लाल क्षारीय में नीला होता है। अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय में क्या होता है? नीला होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ABR और BRB। ए का मतलब एसिड, बे का मतलब बेस। अब ब्लू का मतलब ब्लू और रेड, जब ब्लू से रेड होगा तो एसिड होगा, और जब रेड से ब्लू होगा तो क्या होगा? बेस होगा। गुड़हल के पुष्प का जो सूचक होगा अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय विलयनों को जब गहरा गुलाबी करेगा तो अम्लीय विलयन होगा, और जब क्षारीय विलयन होगा तो वो क्या कर देगा? उसको हरा कर देगा, ठीक है ना। अम्लीय विलयनों में गहरा गुलाबी होगा तो वो जो सूचक होगा अम्लीय विलयन का होगा, और जब उसी विलयन को जब क्षारीय विलयनों में देखा जाएगा तो वो विलयन हरा कर देगा। जब विलयन क्षारीय हो तो फिनाफेथलिन गुलाबी रंग का, अब ये फिनाफेथलिन दूसरी टेस्ट है ये। फिनाफेथलिन गुलाबी रंग देता है, और जब अम्लीय होता है तो रंगहीन हो जाता है। ये फिनाफेथलिन था, ये गुड़हल का पुष्प था। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके क्या बना लेते हैं? तो लवण बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या बना देंगे? साल्ट तैयार करेंगे, मतलब लवण तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर नंबर 6 है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि आप सबको पता है कि क्या भौतिक परिवर्तन होता है, क्या रासायनिक परिवर्तन। जो अपनी पूर्वत अवस्था में आ जाता है वो भौतिक, जो अपनी पूर्वत अवस्था में नहीं आता, एक नया उत्पाद बन जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है।
चैप्टर नंबर 7 है आपके मौसम जलवायु ताप परिवर्तन के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, है कि नहीं पता? जो भी मौसमी दशाएं होती है ना, मौसम में जो भी परिवर्तन होता है सूर्य के कारण होता है। ध्रुवीय बालू के सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों तक असम में पाए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 8 है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब घटती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पवन सदैव अधिक वायु से निम्न वायु की तरफ चलती है, अधिक वायु से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। शीतकाल में जो पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, अर्थात यह समुद्र की ओर बहती है। चक्रवात के नेत्र का जो व्यास होता है ना, वो 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक का होता है, जिसमें पवन का वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चक्रवात को अमेरिका महाद्वीप में हरिकेन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तथा फिलीपींस में और जापान में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। पूछ देगा कि चक्रवात को टाइफून के नाम से कहाँ कहाँ जाना जाता है, तो फिलीपींस और जापान में। उच्च वेग की पवन वायुदेव के अंतर के चक्रवात बन सकते हैं। उच्च वेग की पवन तथा वायुदाब के अंतर जो होगा ना, उसी से हमारा चक्रवात बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर नंबर 9 है आपका सैलकड़ों तथा ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। चिकनी मिट्टी के वायु कम होती है लेकिन भारी होती है। मृण्मय, जिसको हम बोलते हैं कह की चिकनी धुमटी मिट्टी, दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसल के लिए उपयुक्त होती है। मसूर की दाल के लिए आपको पता है, और अन्य दाल के लिए भी हमको धुमटी मिट्टी आवश्यक होती है। चैप्टर नंबर 10 पे आएंगे। जीवों में श्वसन है। जीवों में श्वसन विश्राम अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लिया जाता है। पसलियाँ अंतः श्वसन के दौरान ऊपर तक बाहर की ओर गति करती है तथा डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। पसलियाँ उच्छ्वास के दौरान नीचे की ओर गति करती है। कीटों में श्वास रंध्रों के द्वारा लिया जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन O2 के उपयोग द्वारा होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, जब अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे इसमें। चैप्टर नंबर 11 है आपका कि धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध मतलब इसमें क्या होते हैं? प्योर ब्लड जाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है। स्वास्थ्य व्यक्ति शरीर में स्पंदन दर नाड़ी में जो होती है 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। सिराएँ जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के वापस हृदय में ले जाती है, सभी भागों में ले जाती है और वापस उसको हृदय में ले जाती है। हृदय जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है। जैसे आपके NCERT में लिखा मैंने वैसे ही लिखा है इसमें। स्पंजोता हाइड्रा जैसे जंतु में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। वृकोशय मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। एडल्ट 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.25 लीटर तक मतलब 1.8 लीटर तक मूत्र त्याग करता है। मूत्र में लगभग 2.5% यूरिया तब 95% जल होता है। ध्यान दीजिएगा, मात्र 2.5% ही यूरिया होता है। जो सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, वो यूरिया पाया कितना जाता है? मात्र 2.5%। नेक्स्ट पॉइंट है जो पक्षी होती है, छिपकली होती है, सर्प होते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, जिसको सेमी सॉलिड पदार्थ के नाम से जानते हैं। जो मुख्यतः किस रंग के होते हैं? श्वेत रंग के। यूरिक एसिड होता है वो। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क गुर्दे पाए जाते हैं, 2 मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, 1 मूत्राशय होता है और 1 मूत्र मार्ग होता है। उत्सर्जन तंत्र में 2 किडनी होती है, 2 मूत्र वाहिनियाँ 2 होती हैं, 1 मूत्राशय होता है और 1 मूत्र मार्ग होता है। मछलियाँ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती हैं, और यहाँ पे जो पक्षी और छिपकलियाँ थीं ये यूरिक एसिड निकालती हैं, लेकिन मछलियाँ वहीं पे क्या? अमोनिया उत्सर्जित करती हैं। चैप्टर नंबर 12 है आपके सामने। पादप में जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? यह एक अलैंगिक जनन है। इम्पोर्टेंट है आपके PPSC TRE से क्वेश्चन है ये, जिसमें पादप के मूल अपने पत्ती अथवा काली मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा प्राप्त होता है। इसमें पुष्प तथा फल का अवधि में कम अवधि में आते हैं। इसमें क्या होता है? पुष्प जो फल होते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में आ जाते हैं। इष्ट के कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे वाल्व जैसा प्रवर्ध मुकुल कली कहलाता है। ये जो स्पाइरोगाइरा होता है एक शैवाल होता है, इसमें क्या होता है? खंडन होता है।
जो मक्का, पपीता और खीरा, काकड़ जो भी होते हैं चीज़, ये एक लिंगी होते हैं। पूछता है एग्जाम में, खीरा क्या है, एक लिंगी की द्विलिंगी है? एक लिंगी है। सरसों और गुलाब और पिटूनिया, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ये द्विलिंगी होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? परागकणों के अंदर पाए जाते हैं। मादा युग्मक कहाँ पाए जाएंगे? बीजांड में पाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 गति और समय से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, केवल इसमें ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें थी, बस वही थी और कुछ नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ें हैं, मैं केवल वन लाइनर इसमें ऐड किया हूँ। चैप्टर नंबर 13 है आपके सामने, गति और समय, इसमें भी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा वही बात है, जैसे आपका हो गया विद्युत धारा, तो इसके प्रभाव, जब स्विच ऑफ होगा तो खुला परिपथ होगा, स्विच ऑन होगा तो बंद परिपथ होगा। जब बंद परिपथ होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो कर दूसरी जगह नहीं जाएगी, अपने धारा अपने ही वे में चलता रहेगा, तभी तो बोलेंगे स्विच ऑन हो गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। चैप्टर नंबर 15 प्रकाश से है, किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, किसी भी बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से हमेशा छोटा बनेगा, बड़ा भी बनेगा, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो कैसी होगी, वास्तविक तथा आभासी भी हो सकता है। जब छोटा दोनों बड़ा बनेगा तो आभासी और वास्तविक दोनों भी बन सकता है। डॉक्टरों द्वारा जो आँख, कान, नाक और गले के जो परीक्षण करते हैं ना, अपने सर पे लगाए रहते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है ना। वाहनों के साइड मिरर जो होते हैं ना, उत्तल दर्पण, मतलब दूर की वस्तु को पास में करके चीज़ों को देखने का काम उत्तल दर्पण करता है, जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए करता है। ये आपके लेंस हैं, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल लेंस हैं या अवतल लेंस, ये मैंने शॉर्ट नोट में तैयार कर लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तल लेंस में कभी भी सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकस न करने के बारे में बचाना चाहिए। ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित अंदर की तरफ मोड़ देता है। अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रकाश को अपसारित करता है, मतलब बाहर की तरफ फैलाने का काम करता है। इसमें जो प्रतिबिंब होंगे ना, वो सदैव आभासी, सीधे और बिंब के साइज से छोटा बनेंगे अवतल लेंस में, और इसमें हमेशा का हमेशा उत्तल लेंस में बड़ा बनेंगे। ये जो रटने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन वर्नाले के फॉर्म में तो मैं लिख दिया हूँ, इसको कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ पे एक आपका क्या है, ये उत्तल लेंस है, देख रहे हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश को पास में करके देख रहा है, पास में करके देख रहा है, इसका मतलब अभिसारी, कन्वर्ट नहीं कर रहा है, दूर नहीं भेज रहा है, पास में कन्वर्ट कर, मतलब चीज़ों को, दूर की वस्तुओं को पास में करके देखने का काम उत्तल लेंस में किया जाता है। वहीं अवतल लेंस में क्या कहता है, इसको डाइवर्जन, मतलब दूर की वस्तुओं को देखने का काम करते हैं। वहाँ पे हम अवतल लेंस, जिसको दूर दृष्टि, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है ना, मतलब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उनको डाइवर्जिंग लेंस मतलब अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि दूर की वस्तुओं के स्पष्ट रूप से देखने पड़ती हैं, मतलब सक्षम हो जाती हैं देखने में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये धनुष तभी देखे जा सकते हैं जब आप पीठ सूर्य की ओर हो, आपका पीठ। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी साइज में बिंब से हमेशा छोटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी अवतल लेंस में देखी जाती है, अवतल लेंस की प्रॉपर्टी उत्तल दर्पण में देखी जाती है। इसका मतलब ये अवतल लेंस में देखा जाएगा सीधा, आभासी और साइज के बिंब से छोटा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 16 है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और लवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% होता है। जल एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल है। ठीक है ना। जल का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, भौम जल, भूमि जल, जिसको नीचे भूमि जल पाया जाता है वो। लास्ट चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर 17 में पादपोत्तर जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक तो वही होते हैं ना, जो किसी भी चीज़ को मतलब ग्रहण कर लें, उन चीज़ों को, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित कर दें। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आपका चैप्टर 6 और 7 के NCERT है,
या वन लाइनर के फॉर्म में है। अब नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वो क्लास 8 और 9 पे आएगा। थैंक यू सो मच।